चलो कहाँ तक आए थे अपन चैप्टर में? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में अपन ये देखा था, है ना? पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक आए थे अपन। पाई चार्ट का कैलकुलेशन मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, है ना? तो अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट? यस, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी रहता है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी रहता है। हमने देखा था ये। एक मिनट, हाँ। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? जैसे कि मान के चलो मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना? तो मार्क्स मान के चलो 20 मार्क्स वाले 10 स्टूडेंट्स है, 30 मार्क्स वाले 8 स्टूडेंट्स है, 40 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट्स है। तो ये क्या है? यस, ये है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमने क्या किया, मार्क्स के कुछ वैल्यूज लिए और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू, उसका करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया, है ना? तो ये क्या है? अनग्रुप्ड है। ग्रुप्ड में क्या होता है? ग्रुप में रेंज होता है। मतलब जैसे कि सेम डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको सपोज मान के चलो मैंने इसे लिखा 20 to 30, 10 स्टूडेंट्स, 30 to 40, let's say 5 students, 40 to 45, 40 to 50, let's say 2 students। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको क्या बोलेंगे अपन? ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। और जो पहला वाला है उसको अपन क्या बोलेंगे? अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? तो ये है ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, ये है अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। टू फॉर्म फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वी मेक यूज ऑफ टैली मार्क्स। टैली मार्क्स मतलब याद है ना तुम लोग को? 10th स्टैंडर्ड में जनरली वो रहता है कि 10 स्टूडेंट है, मतलब ये ऐसे टैली मार्क्स रहते हैं। 5th वाला ऐसा, है ना? वैसे रहते हैं, देखो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, है ना? ये टैली मार्क्स होते हैं। सो यस, tally marks gives us what? Frequency count for each class, है ना? कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें, उसका काउंट अपन को टैली मार्क्स देंगे। ओके चलो ठीक है। रेंज, रेंज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, है ना? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज व्हाट? योर रेंज। या फिर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इनटू क्लास लेंथ। दो फॉर्मूला है इसके, यहाँ पे कॉमा चाहिए। दो फॉर्मूला इसके। पहला फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मतलब ये 40 माइनस 20, ये हो गया रेंज। या फिर 50 माइनस 20, ये हो गया रेंज। ये हमने कहाँ पे देखा है? डिस्पर्शन चैप्टर में देखा है ना? सो रेंज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। या फिर कितना है? फिर आंसर बताओ। 30 आया ये आंसर, सही है ना? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इसका आंसर कितना आया? 30 आया। या फिर देयर इज वन मोर फॉर्मूला, number of class intervals. How many class intervals? 1 2 3, 3 class intervals. And what is class length for each class? 10, 30, है ना? So maximum value minus minimum value is 30, and दूसरा क्या है? number of class intervals into class length 10, 30 है। ओके, तो दोनों भी कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए तुम्हें क्लास इंटरवल जो है ना, क्लास लेंथ जो है ना, वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्लास लेंथ 10, यहाँ पे 5, ऐसा नहीं चलता। क्लास लेंथ बोला मैंने, डिफरेंस 20 एंड 30 का डिफरेंस, 30 एंड 40 का डिफरेंस, 40 एंड 50 का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर वो डिफरेंस सेम नहीं है तो तुम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ, ये चीज नहीं लगा सकते, ठीक है? नेक्स्ट इज क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कौन सा? मान के चलो 30 to 40, ये क्लास इंटरवल है। 30 to 40 ये क्या है? क्लास इंटरवल है। तो 30 to 40 क्लास जो है उसका मिनिमम वैल्यू क्या है? 30, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 40, है ना? सो 30 to 40 ये जो क्लास इंटरवल है इसका क्लास लिमिट क्या हो गए? 30 एंड 40। मिनिमम वैल्यू इज 30, मैक्सिमम वैल्यू इज 40। सो क्लास इंटरवल क्या हो गए? 30। क्लास लिमिट्स क्या हो गए? 30 एंड 40,
अंडरस्टूड? ओके, अब अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट पता है सबको, पता ही होना चाहिए। जैसे कि अभी ये यही वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 10 to 22 students. ओके, अब देखो लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। क्लास लिमिट्स क्या होता है? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्लास। कंसिडर दिस क्लास 30 एंड 30 to 40। तो इसमें ये क्या है? लोअर क्लास लिमिट। ये क्या है? अपर क्लास लिमिट, है ना। लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। Class boundaries. What are the class boundaries? Class boundaries are nothing but actual class limits of class interval. Class boundaries are nothing but what? Actual class limits of class intervals. मतलब actual class limits मतलब क्या है? क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में एक मेजर डिफरेंस है। क्या मेजर डिफरेंस है देखो, उसके लिए आई एम हैविंग वन मोर एग्जांपल, ठीक है। देयर इज वन मोर एग्जांपल, marks and number of students। देखो 9 to 19, ठीक है। इसको ओपन करते हैं 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। इसके बीच में स्टूडेंट्स आ रहे हैं 5, इसके बीच में स्टूडेंट्स आ रहे हैं 10, इसके बीच में स्टूडेंट्स आ रहे हैं 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हमने देखा, सपोज मैंने इस पे फोकस किया 30 to 39, this is what lower class limit and this is what upper class limit, but these are not class boundaries. These are not class boundaries. Why they are not class boundaries? Because classes are not continuous. Continuous लग रहा है क्या classes? नहीं। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 30 है। तो classes continuous है क्या? नहीं। क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूस एंड देयरफॉर ये जो है इनको अपन क्लास बाउंड्रीज नहीं बोलेंगे, इनको अपन क्लास लिमिट्स ही बोलेंगे। इनको अपन क्लास बाउंड्रीज नहीं बोलेंगे, इनको अपन क्लास लिमिट्स ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है? क्लासेस कंटिन्यूस भी है। तो क्लासेस कंटिन्यूस है तो ये 30 क्या है? लोअर क्लास लिमिट। 40 क्या है? अपर क्लास लिमिट, है ना। तो ये जो है ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है, पर सॉरी ये जो है क्लास बाउंड्रीज है। क्यों? क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूस भी है ना, क्लासेस जो है वो कंटिन्यूस भी है। तो क्लासेस कंटिन्यूस भी है और तो उसको अपन लोअर क्लास लिमिट को लोअर क्लास बाउंड्री भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अपर क्लास लिमिट को अपर क्लास बाउंड्री भी बोल सकते हैं। सो अगर क्लासेस कंटिन्यूस है तो तुम्हारे लोअर क्लास लिमिट्स आर नथिंग बट लोअर क्लास बाउंड्रीज। लेकिन यहाँ पे if classes are not continuous, your lower class limit is different, upper class limit is different, and your lower class boundary is different, upper class boundary is different. These two are different things. समझ में आ रही बात? ओके, तो फिर इसको अभी कंटिन्यूस कैसे करने का, इसको अभी इसके लोअर क्लास बाउंड्री एंड अपर क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड आउट करने हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। चलो क्या क्या है अपने पास? मार्क्स, ना, तो 10 to 19, 22, 29, 32, 39, 42, 49। मान के चलो 10 है, ये 5, ये 8 और ये 2, ठीक है। ये ऐसे कुछ वैल्यूज है। अब इसको अपन को क्या करना है? इसको अपन को लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
तो ये जो है दिस इज व्हाट एनी सर्टन क्लास, तो ये 30 जो है दैट इज व्हाट लोअर क्लास लिमिट, 39 जो है अपर क्लास लिमिट। अब हमें इसके बाउंड्रीज फाइंड आउट करने हैं। बाउंड्रीज फाइंड आउट करने के लिए क्लासेस को कंटिन्यूअस बनाना जरूरी है ना। क्लासेस को कंटिन्यूअस बनाना जरूरी है। तो क्लासेस को कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, देखो लोअर क्लास बाउंड्री is equal to lower class limit minus d by 2. Now what is this d? What is this d? D is difference between 19 and 20. 19 and 20 में जो भी difference है ना, that is your d. Okay. 19 and 20 में जो भी difference है, that is what d. On the same lines, 29 and 30 में जो भी difference है, that is d. 39 and 40 में जो difference है, that is d. तो 19 एंड 20 में कितना डिफरेंस है, 1 है ना। सो लोअर क्लास बाउंड्री मान के चलो इस क्लास का फाइंड आउट कर रहे हैं अपन। कौन से क्लास का, इस क्लास का लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड आउट कर रहे हैं। लोअर क्लास लिमिट क्या है उसका, 10 माइनस डी बाई 2, 19 एंड 20 का डिफरेंस 1 बाई 2, कितना आया ये 9.5 है ना, 9.5 आया। अब अपर क्लास बाउंड्री क्या होगा, अपर क्लास लिमिट मतलब 19 प्लस d by 2, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 19 एंड 20, 1 by 2, आया ये 19.5, ठीक है। उसके बाद फिर से लोअर क्लास बाउंड्री इस पर्टिकुलर क्लास के लिए, पहले क्लास का हो गया ना, अभी इस क्लास का हो गया, क्या मिला अपन को 9.5 टू 19.5, तो ये कितना मिला 9.5 टू 19.5। नेक्स्ट ये क्या था रे, 29 था। अब यहाँ पे विच इज लोअर क्लास बाउंड्री हमें फाइंड आउट करना है ना, तो विच इज लोअर क्लास लिमिट, 20 इज लोअर क्लास लिमिट है ना। तो लोअर क्लास बाउंड्री कैसे होगा, 20 इज लोअर क्लास लिमिट, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। सो माइनस 1 बाई 2 कितना आया ये 19.5, तो इसका लिमिट कितना आया 19.5। और अपर क्लास बाउंड्री कैसे होगा, 29 लेंगे प्लस हाफ इज 29.5। तो कहने का मतलब ये है लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट अलग चीज है, लोअर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री अलग चीज है। ओके, लोअर क्लास लिमिट के हेल्प से अपन लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करेंगे, अपर क्लास लिमिट के हेल्प से अपन अपर क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो डी समझ में आया, डी इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन LCL of next class interval and UCL of given class interval। LCL एंड UCL इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है D, ठीक है। 19 एंड 20 का जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट D, ठीक है। ओके, तो ये था पूरा सिचुएशन टू कन्वर्ट अपर क्लास बाउंड लोअर क्लास लिमिट टू अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री टू अपर क्लास बाउंड्री। ओके, मिड पॉइंट, मिड वैल्यू, क्लास मार्क, ये सब नाम है उसके। कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए क्लासेस कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं होता। जब भी तुम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हो या फिर मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हो ना, तो उसके लिए क्लासेस कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं होता। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। व्हेनेवर यू फाइंड आउट
लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, उसके लिए क्लासेस फाइंड आउट करना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो कैसे करेंगे फिर, देखो लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट upon 2, which is 29 upon 2, which is 14.5. Okay, which is what? 14.5. So this is what? Mid value or class mark or midpoint. Okay, let's say 20 and 29, 20 plus 29 upon 2. 49 na? 2 2s are 4, 2 4s are 8.5, 24.5. So ये क्या हो गया उसका मिड वैल्यू और क्लास मार्क और मिड पॉइंट, ठीक है। सो क्लास विड्थ और क्लास साइज कैसे होगा? क्लास विड्थ और क्लास साइज, मान के चलो क्लासेस है अपने पास, लेट्स से वी आर हैविंग क्लासेस लाइक 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये ऐसे क्लासेस है अपने पास। तो क्लास साइज क्या हो गया और क्लास विड्थ क्या हो गया? दोनों का डिफरेंस, मतलब 20 minus 10 is what? 10। तो ये क्या हो गया तुम्हारा क्लास विड्थ और साइज ऑफ क्लास इंटरवल, है ना, क्लास विड्थ और साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान के चलो ये x की वैल्यूज है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ xi, और ये फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज है। हमने एक टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी देखा है, व्हाट इज दैट? लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपन ने उसको यूज भी किया है, इफ यू नो, है ना। 3 को कैरी फॉरवर्ड किया, 4 को ऐड किया उसमें 7 आया, 5 को ऐड किया उसमें 12 आया, 7 को ऐड किया उसमें 19 आया, 9 को ऐड किया उसमें 28 आया, इस तरीके से। 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 plus 3 7, 7 plus 5 12, 12 plus 7 19, 19 plus 9 28। ओके, तो ये हो गया लेस देन टाइप सीएफ। अब मोर देन टाइप सीएफ कैसे होता है? इसको कैरी फॉरवर्ड करो 9, है ना, 7 plus 9 16, 5 plus 16 21, 4 plus 21 25, 3 plus 25 28। नीचे से ऊपर ऐड करते गए अपन, व्हाट वी हैव डन, हमने नीचे से ऊपर क्या किया, उसको ऐड किया। कैसे? कैरी फॉरवर्ड दिस 9, 7 plus 9 16, 5 plus 16 21, 4 plus 21 25, 3 plus 25 28। समझ में आई बात? यस, कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो, एनी डाउट? चले आगे। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ना। Frequency density. What do you mean by frequency density? Frequency density is ratio of frequency of that class interval to the corresponding class length. मतलब बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा क्लास जो है कितना डेंस्ड है, ये चीज बताता है। मतलब जैसे कि सपोज मैंने क्लास लिखा 20 to 30, 20 to 30, 30 to 40, 50 to 60। इसका फ्रीक्वेंसी है लेट्स से 5, इसका फ्रीक्वेंसी है लेट्स से 3, इसका फ्रीक्वेंसी है लेट्स से 10, इसका फ्रीक्वेंसी है लेट्स से 8।
ठीक है, क्या बोला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में? व्हाट दे हैव सेड अंडर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल टू द क्लास लेंथ, है ना, क्लास लेंथ। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तो यस, दिस इज फ्रीक्वेंसी इज 5 and what is class length? 10. Class length is how much? 10. It is 5 by 10. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी 3, क्लास लेंथ क्या है? 10. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? 10, क्लास लेंथ क्या है? 10. फ्रीक्वेंसी क्या है? 8, क्लास लेंथ क्या है? 10. ये हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ओके, समझ में आया? तो मतलब इस 10 में 10 क्लास विड्थ में कितने स्टूडेंट्स है? 5। ये 10 क्लास विड्थ में कितने स्टूडेंट्स है? 3। 10 क्लास विड्थ में कितने स्टूडेंट्स है? 10। तो इसका मतलब ये क्लास जो है वो ज्यादा क्राउडेड है, 40 to 50 क्लास जो है वो ज्यादा क्राउडेड है, ज्यादा डेंस्ड है। ठीक है, ये उसका मीनिंग होता है। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अभी मैंने सारे क्लास लेंथ जो है वो इक्वल लिए हुए हैं। क्लास लेंथ डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्लास लेंथ्स डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, तो इस वजह से व्हाट यू कैन से, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। यहाँ पे क्लास लेंथ जो है वो सेम है, इस वजह से तुम्हारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम आया है। ओके, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? देखो अभी टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है इसका? हाउ मच इज टोटल फ्रीक्वेंसी? 5 + 3 8, 8 + 10 18, 18 + 8 26, 5 + 3 8, 8 + 10 18, 18 + 8 26। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें ना। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में 5/26, 3/26, 10/26, 8/26. This is what? Relative frequency. Okay, this is what? Relative frequency. कैसे फाइंड आउट किया हम लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी? यस, हाउ वी फाउंड? तो टोटल फ्रीक्वेंसी इज 26, दिस इज 5/26 है ना, 5/26, नेक्स्ट 3/26, 10/26, 8/26. This is what your relative frequency. All right. Okay. चले आगे बढ़े फिर। ओके, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। नोट करना है तो करो। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिर्फ इंटू 100 करना है हमें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना है? सिर्फ इंटू 100। सो 5/26 इंटू 100, 3/26 इंटू 100, 10/26 इंटू 100, 8/26 इंटू 100। ये क्या हो गया तुम्हारा? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ओके, डन। Any doubt? Go through the table and tell me.
चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कल ही अपन ने डिस्कस किया था ये चीज। अच्छा, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी नहीं समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया अपन ने। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट किया अपन ने? यस, दिस 5 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी 26 है ना। दिस 5 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज 26। सो 5 अपॉन 26 उसको इंटू 100 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। हियर इट इज 3 अपॉन 26 इंटू 100 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को इंटू 100 करने के बाद अपन को क्या मिल जाएगा? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। 10 upon 26 into 100, 8 upon 26 into 100. So into 100 करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। किसको into 100 करना है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को। दैट्स ऑल। कैलकुलेशन कोई पूछेगा नहीं जनरली। ओके, कैलकुलेशन जनरली कोई पूछेगा नहीं। तो देखो उन्होंने यहाँ पे भी वही बोला है, when above ratio is multiplied by 100 it becomes what? percentage frequency। मतलब above ratio मतलब relative frequency का जो रेशियो है वो उसको अगर into 100 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? percentage frequency मिल जाएगा। ठीक है, so percentage frequency is obtained when above ratio is multiplied by 100। ठीक है, एनी डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब थोड़ा सा। ठीक है ना, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। तो अगला पार्ट क्या है अभी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी देखी हुई है। बस यहाँ पे ना थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो कि कंपैरिजन अमंग फ्रीक्वेंसीज इज पॉसिबल, है ना। उसके बाद यूजुअली प्रेफर्ड फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो है ये चीजें थोड़ी सी याद रखो, इट इज इंपॉर्टेंट। ओजिव्स, ओजिव्स ये वर्ड अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी में देखा था। ओजिव्स में क्या होता है? ओजिव्स में क्या होता है? इफ यू रिमेम्बर क्या होता है ओजिव्स में? ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन। कैसे? यस, यहाँ पे होते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे होते हैं क्लासेस। वाइस वर्सा भी हो सकता है, चलता है वो भी। एक मिनट, यहाँ पे जनरली फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं लोग और यहाँ पे क्लास लिखते हैं। ओके, तो ये ऐसे होता है। तो ये अपन ने देखा है ऑलरेडी, मैंने बताया भी था। लेस देन टाइप ओजिव एंड मोर देन टाइप ओजिव का अगर इंटरसेक्शन लेंगे, लेस देन टाइप ओजिव एंड मोर देन टाइप ओजिव का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मीडियन मिल जाएगा, है ना। क्या मिल जाएगा हमें? मीडियन मिल जाएगा। तो ये भी चीजें हैं। तो जब भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप करना प्लॉट करना रहता है तो अपन क्या करते हैं? ओजिव्स लेते हैं। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज प्रेफर्ड व्हेन देयर इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है पता है? चलो देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। डायग्राम तो दिया होगा, नहीं दिया है, ठीक है। सपोज ये ग्राफ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया और यहाँ पे क्लास प्लॉट किया। ठीक है, मेरा लेक्चर तो आज ऑफलाइन नहीं है। बाकी लोग बाकी अकाउंट्स का वगैरह रहेगा तो मुझे नहीं पता यार। मेरा तो नहीं है आज ऑफलाइन। सर से पूछे एक बार। अरे तो उमेर तू इन्फॉर्मेशन लेके आता नहीं है। इन्फॉर्मेशन लेके ऐसे ही अंधाधुंधी चला आता तू। मैं कब होती हूँ? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को होती हूँ मैं। तब तुम्हारे ऑफलाइन लेक्चर रहते हैं। अलग ही सीन है तेरा। संतोष को पूछा कर आने से पहले।
यूजुअली प्रेफर्ड फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, मान के चलो 20 मार्क वाले इतने इतने लोग हैं, 30 मार्क्स वाले इतने इतने लोग हैं, 40 मार्क्स वाले इतने इतने लोग हैं, तो ये क्या हो गया, अनग्रुप्ड हो गया ना, 20 30 40। हिस्टोग्राम जो है वो कैसे प्लॉट होता है, हिस्टोग्राम वो ऐसे प्लॉट होता है ना। तो हिस्टोग्राम के केस में क्या होता है, फिर देयर इज ए क्लास विड्थ, मान के चलो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, तो 20 to 30 के बीच में फ्रीक्वेंसी है, मान के चलो 20 to 30 के बीच में फ्रीक्वेंसी है 10 स्टूडेंट्स की, 30 to 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी है 20 स्टूडेंट्स की, और 40 to 50 के बीच में फ्रीक्वेंसी है 25 स्टूडेंट्स की। तो ये क्या हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, है ना। दिस इज व्हाट, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो 20 to 30 के बीच में 10, 30 to 40 के बीच में 20, 40 to 50 के बीच में 25। तो ये क्या हो गया, प्लॉट हो गया अपना हिस्टोग्राम का। तो कैसे 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 प्लॉट किया अपन ने, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, मतलब ये क्या हो गए, ग्रुप्ड क्लासेस हो गए। इसको अगर तुम टेबल में लिखोगे, इसको अगर हम टेबल में लिखेंगे तो कैसे दिखेगा वो, टेबल में लिखने के बाद देखो 20 to 30 10 स्टूडेंट्स, है ना, 30 to 40 20 स्टूडेंट्स, 40 to 50 25 स्टूडेंट्स, ये ऐसे होगा। यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 15। ओके, तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, 20 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स, 30 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स, 40 मार्क्स 15 स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया, अनग्रुप्ड हो गया, ये क्या हो गया, ग्रुप्ड हो गया, है ना। दिस इज व्हाट अनग्रुप्ड, दिस इज व्हाट ग्रुप्ड। ऑल राइट, ओके। तो ग्रुप्ड किसके लिए यूज करते हैं जनरली, हिस्टोग्राम के लिए यूज कर, मतलब ग्रुप्ड जो है, ग्रुप्ड के केस में हिस्टोग्राम यूज होता है, अनग्रुप्ड के केस में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूज होता है। ठीक है, सो कुछ नोट करना है तो करो, अदरवाइज आगे चलते हैं। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ना, ऐसे क्लोज बनाता है वो, ऐसे क्लोज कर देते हैं वो, इसी वजह से उसको पॉलीगन बोलते हैं। तो कुछ डाउट है इसमें, बताओ। करूंगी आज की लिंक शेयर। डन, ओके। आगे लेंथ एंड ब्रेड्थ, हाँ यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, इट शुड बी ब्रेड्थ। ब्रेड्थ इज व्हाट क्लास इंटरवल, लेंथ इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, है ना। जैसे कि मान के चलो ये था अपना हिस्टोग्राम, दिस वाज हिस्टोग्राम। तो ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लास इंटरवल। ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लास इंटरवल। ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लास इंटरवल। और ये जो है 10 20 5, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी। देखो ना, हाइट 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 मतलब लेंथ, दिस इज लेंथ, है ना। दिस थिंग इज व्हाट, लेंथ, दिस इज लेंथ, लेंथ लेंथ। तो लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी। और ब्रेड्थ क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लास इंटरवल। जैसे कि यहाँ पे 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो ये ब्रेड्थ है, ये कितना हो गया 10, ये ब्रेड्थ है, कितना हो गया 10, ये ब्रेड्थ है, कितना हो गया 10, है ना। नेक्स्ट, ये हाइट है, क्या है वो 10, ये हाइट है, क्या है वो 20, ये हाइट है, क्या है वो 5। दिस हाइट, दिस 10 इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, दिस 20 इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, दिस 5 इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। तो हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी। आई मीन हाइट मतलब बेसिकली लेंथ है ना, वो रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है ना ये, तो ये हाइट नथिंग बट लेंथ।
लेंथ रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी, ब्रेड्थ रिप्रेजेंट करता है क्लास इंटरवल. इट इज लाइक रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल. तो ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है. तो लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा? फ्रीक्वेंसी. ब्रेड्थ क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्लास इंटरवल. ऐसा. ठीक है. तो अगर क्लास इंटरवल्स यूनिफॉर्म नहीं होते हैं तो अपन फ्रीक्वेंसी के जगह पे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करते हैं. क्लास इंटरवल सेम नहीं है, मतलब एक क्लास है 20 to 30, दूसरा क्लास है 30 to 35, तीसरा क्लास है 35 to 40. क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 10 है क्लास इंटरवल, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है. तो अलग अलग हो गए ना, 10 5 5 अलग अलग हो गए क्लास इंटरवल्स. तो इस केस में अपन फ्रीक्वेंसी को प्लॉट नहीं करते. यहाँ पे अपन किसको प्लॉट करते हैं? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को प्लॉट करते हैं. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को प्लॉट करते हैं. जस्ट गो थ्रू दिस इंफॉर्मेशन फर्स्ट. यस, पक्का कोई डाउट नहीं है? नो डाउट. Should I move to next part? चलो अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की तरफ. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इट इज ए पॉलीगन सिंस इट इज फॉर्मिंग ए क्लोज्ड फिगर. मैंने अभी भी बोला था कैसे 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 ड्रॉ किया था मैंने डायग्राम को. फिर से एक बार बताती हूँ. 20 को यहाँ पे प्लॉट किया था, दिस वाज 5 है ना. 30 को यहाँ पे प्लॉट किया था, विच वाज 10. देन यहाँ पे प्लॉट किया था 40 को, विच इज 7 है ना. अब इन सबको अपन ज्वाइन करेंगे, इन सबको अपन ज्वाइन करेंगे इसको. ठीक है. तो जो एंड पॉइंट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं जीरो फ्रीक्वेंसी. जो एंड पॉइंट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो फ्रीक्वेंसी है ना. तो यस, तो इट इज फॉर्मिंग व्हाट? क्लोज्ड फिगर. सो इट फॉर्म्स व्हाट? क्लोज्ड फिगर. इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ हिस्टोग्राम. मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ किया था कुछ इस तरीके से, जैसे कि हिस्टोग्राम है. तो हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स मान के चलो ये है. इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो भी डायग्राम मिलता है वो भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है. सो इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ व्हाट? हिस्टोग्राम. Go through it and tell me if you have any doubts. अब आते हैं ओजिव की तरफ. ये इस तरीके का डायग्राम है. ओके, इसको और इसको मान के चलो ये लेस देन टाइप है और ये मोर देन टाइप है.
लेट मी जस्ट कंफर्म, एक बार बस मैं कंफर्म करती हूँ कि ये यहाँ पे क्लासेस होते हैं या सीएफ होते हैं। जहां तक क्लासेस होते हैं सीएफ होता है। लेट मी कंफर्म। हाँ, वैसे तो ये सेंट्रल टेंडेंसी में किया था अपन ने। Yes. Here we are having classes and here we are having CF. तो ये जो है इंटरसेक्शन वो रिप्रेजेंट करता है मीडियन and that corresponds to n by 2. That corresponds to cumulative frequency n by 2. ये रिप्रेजेंट करता है मीडियन which corresponds to cumulative frequency n by 2. Okay, so whenever less than type and more than type ogives intersect, we get what? Median, and that median corresponds to what? N by 2. This is the answer. All right, कुछ प्रॉब्लम है बोलो। So quartiles, median, upper quartile, lower quartile, decile, ये सब के लिए ओजिव्स यूज होते हैं। अगर मुझे ग्राफिकली ये सब फाइंड आउट करना है, क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, तो हम ओजिव्स यूज करते हैं। ठीक है, frequency curve, it is limiting form of histogram or frequency polygon. It is limiting form of histogram or frequency polygon. Frequency curve can be obtained by joining midpoints of upper sides of histogram, or but here total area under the curve is unity and it is freehand and smooth curve. Frequency polygon कैसे था? How was it? वो ऐसे ज्वाइन करते थे अपन, है ना, पॉइंट्स को कुछ ऐसे ज्वाइन करते थे। अब यहाँ पे क्या है? इट इज स्मूथ कर्व, इट इज फ्री हैंड कर्व। ओके, सो फ्रीक्वेंसी कर्व इज डिफरेंट। तो मैंने कुछ फ्रीक्वेंसी कर्व्स दिए, स्पेशल फ्रीक्वेंसी कर्व्स, बेल शेप्ड कर्व, यू शेप्ड कर्व, जे शेप्ड कर्व, मिक्स्ड कर्व, ऐसे कुछ कर्व्स मैंने दिए हुए। ओके, सो बेल शेप्ड कर्व कहाँ पे देखा था हमने? कौन बताएगा मुझे? वेयर वी हैड सीन बेल शेप्ड कर्व, कहाँ पे देखा था हमने? यस, अरे बोलो, बस आयुषा बोलेगी क्या? अभी अभी तो हुआ वो चैप्टर, अभी अभी हुआ ना वो चैप्टर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेल शेप्ड कर्व होता है। सो देख लो एक बार, अभी तक कुछ डाउट है क्या? गो थ्रू द नोट्स वंस। यस, अंडरस्टूड ना? एनी डाउट? कुछ डाउट हो तो बोलो। चलिए फिर आगे अभी थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखते हैं। Which of the following statements is false? Statistics is derived from Latin word status. बताओ, which of the following statements is false? मॉड्यूल के क्वेश्चंस है।
Yes, statistics word is derived from statistic. Statistics, statista, status. तो फ्रेंच वर्ड, लैटिन वर्ड एंड इटालियन वर्ड, मैंने पहले ही कुछ तो क्वेश्चन दिया हुआ है ना. फ्रेंच वर्ड, लैटिन वर्ड एंड इटालियन वर्ड. तो स्टैटिस्टिक फ्रेंच में इस तरीके से लिखा जाता है. उन्होंने वो जो भी दिया है वो जर्मन का दिया हुआ है ना. वो जो है वो जर्मन का दिया हुआ है. चलो नेक्स्ट. मॉड्यूल के क्वेश्चन है सारे और रटने हैं तुम लोगों को बेसिकली. Statistics is defined in terms of numerical data. Statistics is defined in terms of numerical data. Numerical data. Actually, numerical word जो है ना आयुषा, numerical word cannot tell you that it is singular sense or plural sense. Okay, numerical word जो है क्वालिटेटिव डेटा अगर प्लूरल में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अगेन इट इज न्यूमेरिकल सेंस ओनली. इट इज न्यूमेरिकल सेंस ओनली. ओके, तो इसका आंसर जो है वो स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. एक मिनट, लेट मी कंफर्म. न्यूमेरिकल डेटा अगर बोला है तो इसका आंसर एक्चुअली प्लूरल सेंस होना चाहिए. प्लूरल सेंस होना चाहिए. बोथ ए एंड बी भी चल सकता है. टू बी स्पेसिफिक इट शुड बी बोथ ए एंड बी. यस, इट शुड बी बोथ ए एंड बी. मॉड्यूल में शायद से, एक मिनट लेट मी चेक. मॉड्यूल में बी दिया है बट इट शुड बी बोथ ए एंड बी. ठीक है, जहां पे मॉड्यूल के क्वेश्चंस में डाउट है ना वही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं नोट्स में एक्चुअली, सो दैट वो डिस्कस हो पाए और हमें पता चले कि क्या होगा इसका आंसर. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन सब जगह पे है ना. ऑल ऑफ दीज शुड बी द आंसर. स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन all of these. Next, statistics is concerned with both qualitative information and quantitative information. तो इसका आंसर होना चाहिए D option. It should be D. Okay, statistics is concerned with what? Both. Next, attribute. Attribute is which type of second का आंसर बोला ना मैंने D. Second का आंसर is D. Attribute is which type of description? Qualitative. Attribute is qualitative type of description. मतलब जो honesty, integrity, beauty वो सब जो है वो attribute बोलते हैं अपन उसको. So it is what? Qualitative characteristic. Sixth, annual income of a person is which variable? Annual income is which variable? No. It is continuous. It can be 0.5, it can be 0.25. डेसिमल्स में हो सकता है ना. अभी एग्जैक्ट 30,000 सैलरी 30,001 ऐसा तो नहीं बोलेंगे अपन. ओके, सो इट इज कंटिन्यूस वेरिएबल. इट कम्स अंडर, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना. डोंट गिव देम इन डेसिमल. अभी 1.5% अगर बोलेंगे तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ ये तो भैया कभी हो ही नहीं सकता है ना. 1.5% कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन 30,000.5 ये सैलरी तो हो सकती है ना. Okay, next,
ऑप्शन डी? नहीं नहीं नहीं, डी नहीं होगा, सी होगा इसका ऑप्शन, सी। सिक्स्थ का आंसर सी होगा, सी। इट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। सिक्स्थ का आंसर सी होगा। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, marks of student is an example of, it can be continuous। अरे एनुअल इनकम एट्रीब्यूट थोड़ी है, सॉरी, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस दोनों कैसे हो सकता है? दोनों नहीं हो सकता, एक तो कंटिन्यूस होगा नहीं तो डिस्क्रीट होगा। 30,000 30,001 ये हो सकता है, लेकिन 30,000.5 ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनुअल इनकम है, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इट इज कंटिन्यूस यार, इट इज नॉट डिस्क्रीट। Why are you getting confused? It is continuous, discrete हो ही नहीं सकता। डिस्क्रीट क्यों होगा यार? हाँ, कंटिन्यूअस में 30,000 इंक्लूडेड है। Whenever I'll be saying salary is 30,000 to 40,000, उसमें डेसिमल्स भी तो इंक्लूडेड है ना। करेंसी, पैसा, पैसा जो यूनिट है रुपीस का, वो पॉसिबल है ना, 0.25 रुपी पॉसिबल है ना, ये है ना, करेंसी का ये यूनिट पॉसिबल है, तो इट शुड बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। पॉसिबल से अच्छा इट इज देयर, it is there। If some variable is continuous, it can never be discrete basically, and if some variable is discrete, it can never be continuous। तो कंटिन्यूअस में 30,000 पॉसिबल है, इस वजह से तुम उसको डिस्क्रीट बोल रहे हो, ये क्या बात हो गई? गलत है ना। टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो 25.25 इसकी वजह से अपन उसको कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस की वजह से अपन उसको डिस्क्रीट बोलेंगे क्या? नहीं, उसको कंटिन्यूअस ही बोलेंगे ना। Yes, getting my point? So it has to be continuous random variable। Okay, एक तो कंटिन्यूअस नहीं तो डिस्क्रीट, ऐसा कुछ नहीं होता है, इधर इट इज कंटिन्यूअस और इट इज डिस्क्रीट। अगर डेसिमल वैल्यू इंक्लूडेड है तो कंटिन्यूअस, अगर डेसिमल वैल्यू इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो तो इट इज डिस्क्रीट, सिंपल। ओके, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, marks of student is an example of, yes, it is also continuous, it is also continuous। और मॉड्यूल में गलत दिया है, they have given it discrete। okay, so it is continuous। next, nationality of student, nationality of student, attribute, correct। drinking habit, ninth question, drinking habit, attribute। data collected on religion from census report are which type of data? From census report, secondary data। from census report बोला है ना, तो obviously secondary data। data collected on height of a group of students after recording their heights with measuring tape, प्राइमरी डेटा, करेक्ट। हाइट अपन सीधा सीधा रिकॉर्डिंग टेप से मेजर कर रहे हैं ना, तो अपन डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इट इज प्राइमरी डेटा। 13th, प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय, प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनर मेथड एंड ऑल्सो, मतलब सारे ये प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के ये सारे वेज है ना, तो कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, quickest method to collect primary data, quickest method to collect primary data, telephone interview। okay, it is quickest method। best method to collect data in case of natural calamity। अब इसको थोड़ा सा रटो, इसको पर्सनल इंटरव्यू रटो इसको, मतलब ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू।
Best method to collect data in case of natural calamity is what? Personal interview. In case of rail accident, the appropriate method of data collection is by. In case of rail accident, the appropriate method of data collection is by. ये situations थोड़ा सा रटो. Indirect interview. Okay, indirect interview. रटो इसको यार, option नहीं है. Which method of data collection covers widest area? Which method of data collection covers widest area? देखा था अपन ने, ये तो डिस्कस किया था, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, है ना. लेकिन इसका ड्रॉबैक है कि रिस्पॉन्सेस कम आता है. अगेन सेम क्वेश्चन. The amount of non-responses is maximum in. Amount of non-responses is maximum in mailed questionnaire method, है ना. Some important sources of secondary data are. Some important sources of secondary data are international government sources, international and primary sources, private and primary sources, government sources. इसको भी रटो. क्वेश्चन दिया ही क्यों है पता नहीं मुझे. इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेस रटो इसको, ऑप्शन नहीं है. प्राइमरी सोर्सेस, प्राइवेट प्राइमरी सोर्सेस, ये सब हटा दो. इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेस इज द आंसर. 17th is not A, Kejal. 17th is B. अरे कल हमने डिस्कस किया था ना, ये मेल्ड क्वेश्चनर मेथड सबसे वाइडेस्ट होता है. 17th एंड 18th तो हमने मतलब अपने नोट्स में से ही है, तो कोई इशू नहीं है. वो मैंने बोला था सबको मेल भेज के फिर एनालिसिस करके अपन, मतलब काफी सारे लोगों को एट अ टाइम मेल भेजा जा सकता है ना. काफी सारे लोगों को एट अ टाइम. अरे पर टाइम कंज्यूमिंग है ना वो. वाइडेस्ट एरिया टेलीफोन कवर करेगा या मेल क्वेश्चनर कवर करेगा? मेल. ओके. Some important sources of secondary data are. Some important sources of secondary data are international and government sources. Next, internal consistency of the collected data can be checked. Internal consistency of collected data can be checked. टू और मोर नहीं, टू और मोर टाइम सीरीज तो नहीं आएगा इसका. नंबर रिलेटेड सीरीज आर गिवन. हाँ, नंबर रिलेटेड सीरीज, इसको भी रटना पड़ेगा एक्चुअली, वैसे कुछ लॉजिक नहीं है इसमें. नंबर रिलेटेड सीरीज आर गिवन. सो इंटरनल कंसिस्टेंसी, जैसे कि अपन ने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखा था, तो डेटा कितना कंसिस्टेंट है. ओके, तो वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से अपन को पता चलता है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसको भी थोड़ा सा रटो, मतलब रटना ही पड़ेगा. Number related series are given. Internal consistency of the data collected can be checked when number related series are given. Accuracy and consistency of data can be verified. Accuracy and consistency of data can be verified. Scrutiny. ओके, स्क्रूटिनी. अब ये इंटरनल एक्सटर्नल चेकिंग भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन स्क्रूटिनी तुम्हारे नोट्स में, मतलब वो तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हुआ वर्ड है, तो इस वजह से स्क्रूटिनी याद रखो. तो मतलब बकवास है लेसन से, और इसमें से आते हैं मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो भी आएंगे. मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये ठीक है, ये हमने देखा है ना. मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन डेटा को. How can we represent the data? टेक्सचुअल, डायग्रामेटिक, है ना, टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो टेक्सचुअल, टैबुलेशन, डायग्रामेटिक, ए ऑप्शन. 20 सेकेंड का ए ऑप्शन. बेस्ट मेथड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. बेस्ट मेथड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टैबुलर. ओके, टैबुलर. Best method of presentation of data is tabular. B. Most attractive method of data presentation, diagram. Okay, most attractive method for data presentation is diagram.
For tabulation, caption is upper part of table that describes column and sub column. मॉड्यूल का पेज नंबर मॉड्यूल का पेज नंबर एक मिनट अरे नहीं दिया क्या उन्होंने दिया तो था शायद इसमें ना दिमाग मत ही लगाओ तुम लोग मैं तो बोल रही हूँ ओके इसमें दिमाग मत लगाओ बिल्कुल भी क्योंकि ये चैप्टर वैसा ही है मैं कुछ नहीं कर सकती आई कांट हेल्प यू एक्चुअली फॉर दिस चैप्टर चैप्टर वैसा ही है कुछ नहीं कर सकता अपन उसके लिए बिकॉज कुछ स्पेसिफिक नहीं है इसमें एक्चुअली ये प्रॉब्लम है इसका अब इसमें तो मुझे टैबुलर फॉर्म वाला डायग्राम भी नहीं दिख रहा है नहीं दिया है उन्होंने चलो ठीक है so caption the upper part of table that describes column and sub columns that is ए एंड डी में डिफरेंस है अपर पार्ट ऑफ टेबल मतलब टेबल को डिस्क्राइब करने वाला ये भी हो सकता है लाइन भी हो सकता है ना अपर पार्ट ऑफ टेबल मतलब टेबल को डिस्क्राइब करने वाला लाइन भी हो सकता है बट दैट इज नॉट द कैप्शन द कैप्शन इज द अपर ऑफ टेबल दैट डिस्क्राइब्स कॉलम एंड सब कॉलम्स दैट इज कैप्शन ओके स्टब ऑफ द टेबल लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम्स मैंने शायद से ये दिया है नोट्स में रटना पड़ेगा यार ऑप्शन नहीं है आई एम टेलिंग यू रटना पड़ेगा कुछ नहीं कर सकते उसके लिए ये जो है ये कैप्शन है ठीक है अपर पार्ट ऑफ टेबल मतलब ये भी हो सकता है ये नहीं होगा ठीक है सो रिमेंबर दिस थिंग stub of the table is left part of table describing the column left part of table describing the column then right part of table describing the column left part of table describing the rows left part of table describing the rows ये जो होता है वो stub होता है ये जो है ना यहाँ पे जो नेम होता है वो stub होता है जैसे यहाँ पे क्या रो में क्या क्या है जैसे कि मान के चलो क्लासेस है या फिर ईयर्स है तो रो में क्या क्या है वो डिस्क्राइब करता है स्टब कैप्शन मतलब ये वाला जो कॉलम एंड सब कॉलम को डिफाइन करेगा वो कैप्शन ये क्या है जो रो को डिस्क्राइब करेगा वो स्टब लेफ्ट मोस्ट पार्ट लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग रोज एंटायर अपर पार्ट ऑफ टेबल एंटायर अपर पार्ट ऑफ टेबल केजल तेरा डाउट देख इधर entire upper part of table is called as what box head actually entire upper part of table या फिर ये जो सॉरी ये जो है ना ये entire upper part of table is what your box head ठीक है so unit of measurement in tabulation is shown in unit of measure for tabulation it's shown in box head ऊपर ही रिप्रेजेंट करता है वो जिस यूनिट में तुम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो बॉक्स हेड में रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है नेक्स्ट इन द tabulation source of data if any कहाँ पे लिखते हैं नीचे लिखते हैं फुट नोट के इधर लिखते हैं देखो यहाँ पे
जहां से कोई वेबसाइट हो या फिर कोई आर्टिकल हो जहां से रेफरेंस लिया है, तो उसका रेफरेंस यहाँ पे लिखते हैं फुट नोट. ओके, the source is written here in the footnote. Which of the following statements is untrue for tabulation? Statistical analysis of data requires tabulation. It facilitates comparison between rows and not columns. The complicated data can be represented. And next is, what diagrammatic representation of data requires tabulation? Statistical analysis of data requires tabulation. It facilitates comparison between rows and not columns. That is wrong. है ना? This option is wrong. It facilitates comparison between rows and not columns. This is wrong. Hidden trend, if any, in the data can be noticed in hidden trend. ट्रेंड मतलब क्या होता है पता है? ट्रेंड मतलब लाइन, ऐसी लाइन. किस तरीके का ट्रेंड है उसका? अपर लोअर. कोरिलेशन में अपन ने देखा था ना वो लाइन वाला पार्ट. दैट लाइन रिप्रेजेंट्स ट्रेंड. तो हिडन ट्रेंड कैन बी आइडेंटिफाइड इन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ओनली. टैबुलर टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन में तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, टैबुलेशन में भी समझ में नहीं आएगा. एज लॉन्ग एज यू डोंट प्लॉट इट, तुम्हें ट्रेंड समझ में नहीं आएगा. ठीक है. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of data can be done by diagrams, chart, pictures, and all of this. Okay. Most accurate mode of data representation is tabulation. है ना? Table. Next, chart that uses logarithm of variable. Chart that uses logarithm of variable is known as ratio chart. Remember this thing. याद रखो इसको. रटो. Ratio chart. Multiple line chart is applied for. अब इसका आंसर तुम बोल सकते हो, मुझे बताया था मैंने ये चीज. Multiple line chart is applied for what? बोलो. 35th का आंसर बोलो जल्दी. नहीं याद आ रहा है? सच में नहीं याद आ रहा है? 2 और मोर टाइम सीरीज रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं अपन. मल्टीपल लाइन चार्ट याद नहीं तुम लोगों को? व्हाट इज मल्टीपल लाइन चार्ट? मैंने ये बताया था ना तुम लोगों को. ऐसा नोट्स में भी है. ये क्या है? मल्टीपल लाइन चार्ट. मान के चलो यहाँ पे प्रोडक्शन दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यूनिट तो सेम है दोनों के. 2011, 2012, 2013, 2014. ये यूनिट तो सेम है उसके, बस वेरिएबल्स अलग अलग है. दिस इज प्रोडक्शन, दिस इज प्रॉफिट. है ना? दिस इज प्रोडक्शन, दिस इज व्हाट? प्रॉफिट. तो मल्टीपल लाइन चार्ट इसको ही बोलते हैं कि यहाँ पे दो मतलब 2 और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज व्हेन वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट. जब उनको सेम यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं तब अपन उसको. अरे ये सेव भी होता है क्या? ठीक है. मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट इज कंसिडर्ड. Multiple axis line chart is considered when there is more than one time series and units of variable are different. Multiple axis मतलब x and y axis पे अभी मैंने एक यूनिट लिया है. x and y axis पे मैंने एक यूनिट लिया है, लेकिन अभी मुझे सेम यूनिट वाला चार्ट नहीं चाहिए. मुझे कुछ और यूनिट वाला चार्ट चाहिए. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर. ऐसा यूनिट नहीं लेना है मुझे. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 ईयर्स, ये यूनिट लेना है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सेस चेंज करना पड़ेगा. तो मल्टीपल एक्सेस हो गया, ये 2 डायमेंशनल हो गया ये. तो इसको अपन बोलते हैं, ये कब यूज होगा फिर? मोर देन वन टाइम सीरीज आर यूज्ड एंड यूनिट्स ऑफ वेरिएबल्स आर डिफरेंट. सो डी ऑप्शन. नेक्स्ट, horizontal bar diagram is used for. Horizontal bar diagram is
used for, इसको भी रटना पड़ेगा. Data varying over space A and C and qualitative data. ठीक है, रटना पड़ेगा इसको. Vertical bar diagram is applicable when, vertical bar diagram is applicable when, yes, data is quantitative and data vary over time. Data vary over time मतलब yes, ऐसे मतलब 2012, 2013, 2014, 2015, data vary over what time, ऐसे. Okay, so this is your what 38th का जो आंसर है, that is A and C. Divided bar chart is considered for comparing different components, relation of different components of the table A and B. ये और वाला सिचुएशन तो कुछ भी दिया हुआ है, बकवास. और वो जो स्टब कैप्शन, वो उस पे जो क्वेश्चंस थे ना, वो तुम्हारे मॉड्यूल में डायग्राम भी नहीं है और फिर भी क्वेश्चंस है. तो मुझे नहीं पता किस भरोसे उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं. जो डायग्राम मैंने इंसर्ट किया है वो मैंने रेफरेंस बुक से इंसर्ट किया है, सो दैट उसके आंसर तो भी तुम्हें आ जाए, बट मॉड्यूल में नहीं है वो डायग्राम. ओके, तो देखो यार, थोड़ा सा अजीब चैप्टर है, आई नो. In order to compare two or more related series, we consider what? In order to compare two or more related series, we consider multiple bar chart and grouped bar chart. C option. In order to compare two or more related series, we consider multiple bar chart and grouped bar chart. Pie diagram is used for. Pie diagram is used for comparing different components and their relation to the total. सही है ना? हमने कल देखा था, मैंने उसको डिग्रीज में कन्वर्ट किया था. तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के साथ रिलेट करना है, तो हम पाई डायग्राम यूज करेंगे, है ना, इंटू 360. मतलब सपोज मैथ्स, अकाउंट्स, इको एंड लॉ, ऐसे है कुछ तो डिविजन्स. आउट ऑफ 50 पेपर है, मान के चलो 40, 44, 43, देन 30, ऐसे कुछ मार्क्स है. तो अपन इसको कैसे प्लॉट करेंगे? 40 अपॉन, यस, इंडिविजुअल कंपोनेंट 40 अपॉन इसका टोटल इंटू 360, है ना. तो क्या किया फिर अपन ने? कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू व्हाट? टोटल. टोटल जो भी होगा, तो 44 को टोटल के साथ कंपेयर करेंगे, 40 को टोटल के साथ, 43 को टोटल के साथ, 30 को टोटल के साथ, ऐसा. ठीक है. Next, frequency distribution arranges observations in an increasing order, arranges observation in terms of number of groups and relators to the measurable characteristics. So frequency distribution क्या करता है फिर? Arranges observation in terms of groups. B option. Frequency distribution of continuous variable is known as, frequency distribution of continuous variable is known as grouped frequency distribution. It is what? Grouped frequency distribution. क्योंकि उसमें डेसिमल भी कवर हो सकता है ना, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था 10 to 19, 20 to 29, तो 19.5 उसमें थोड़ी ना कवर हो रहा है. समझ में आ रही बात? मैंने क्या बोला मैंने? 10 to 19, 20 to 29, इसमें 19.5 कवर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. सो कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए मुझे कंपल्सरीली ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही चाहिए. ठीक है. Distribution of shares is an example of the frequency distribution of a discrete variable. Is an example of
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स ना, तो क्या हो जाएगा उसका डिस्क्रीट वेरिएबल। क्यों? ये शेयर्स कैसे आते हैं? 2 शेयर्स, 3 शेयर्स, 4 शेयर्स, 5 शेयर्स, 2.5 शेयर्स कभी नहीं आता। तो इस वजह से क्या होगा वो डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ब्लू चिप कंपनी, कौन सा वेरिएबल होगा वो? कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा। प्रॉफिट हो सकता है ना डेसिमल्स में, पैसा 0.25 हो सकता है ना, तो इसका आएगा कंटिन्यूअस वेरिएबल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन एक्सक्लूड्स बोथ क्लास लिमिट्स, एक्सक्लूड्स अपर क्लास लिमिट, ये बताती हूँ मैं। ओके इसको अपन कल डिस्कस करते हैं। तो कल अपन कल के क्लास में एडिशनल क्वेश्चन बैंक तुम करो। ये जो है ना, ये मैं बता दूंगी, ये क्वेश्चंस जो है ना, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये अपन सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्विंग है इसमें एक्चुअली, इस वजह से वो अच्छा है थोड़ा सा पैटर्न। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस अपन करेंगे। एडिशनल क्वेश्चन बैंक के जो भी क्वेश्चंस है ये वाले एक्सरसाइज अपन पूरा लेते हैं। एडिशनल क्वेश्चन बैंक खुद से ट्राई करो, कहीं पे डाउट आता है तो मुझे पूछो। यहाँ तक के क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे थ्योरी के। ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ, कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। लेकिन ये चैप्टर खतरनाक है थ्योरी का, तुम्हें प्रीवियस एग्जाम से पता चला ही होगा कि कैसे पूछा था, कुछ भी पूछा था, तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, ये सब करके जाओ। हाँ बोलो बोलो बोलो। बोलो केजल बोलो, मैम बोल के रुक गई बस। बस बार बार पढ़ना पड़ेगा तुझे, और कुछ ऑप्शन नहीं है। रीड इट अगेन एंड अगेन, गो थ्रू द एमसीक्यूज अगेन एंड अगेन, ऑप्शन नहीं है। है ना, ऑप्शन नहीं दूसरा। ये चैप्टर पता है मुझे, हेडेक ही है, तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं और कुछ। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ, कंटिन्यूइंग